किसी को लास्ट क्लास से कुछ पूछना है? एसएचएम क्या होता है या कुछ? हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो। अच्छा, अरे व्हाट्सएप मैसेज किया है। अच्छा ठीक है। हाँ वो मेरी कल बात हुई उससे, कल पता चला मुझे उसके बारे में। हाँ आदर्श तुम कुछ बोल रहे हो? जूम पे क्यों? जूम पे करा देंगे चलो, नेक्स्ट वीक से जूम पे। पर यहाँ से यार। हाँ बोलो बोलो। अच्छा, पर मुझे लगा था शायद जूम पे ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा। जूम के लिए हैवी नेट चाहिए होता है, जैसे गूगल मीट तो थोड़े स्लो नेटवर्क में भी चल जाता है, पर जूम अगर थोड़ा भी नेट ऊपर नीचे होगा तो जूम नहीं चलता। अच्छा, वैसे चाइनीज़ ऐप है, मैं प्रेफर तो नहीं करता, पर ठीक है तुम कह रहे हो तो नेक्स्ट वीक से ही। न, क्यों? है ना? पर जूम जूम में एक दो फीचर हैं जो शायद गूगल मीट से बेटर है, पर ओवरऑल शायद ये ज़्यादा बेटर है। मैंने उस पर भी कुछ बच्चों की पहले जो पढ़ाता था क्लासेस ली थी, पर मेरे को ये ज़्यादा कंफर्ट। और दूसरा यार, नहीं रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यार पता नहीं हट गया है, पर मैं अपने पर्सनल सॉफ्ट हाँ नहीं, मैं अपने पर्सनल सॉफ्टवेयर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसका इशू नहीं है, वो तो मैं कर लेता हूँ। तो एक क्लास लेके देख लेंगे, कोई नहीं, अगली बार नेक्स्ट वीक जूम पे, और फिर जो कंफर्टेबल लगेगा उसमें ले लेंगे, ठीक है। पीपीटी शेयर करता हूँ मैं तुम लोगों को, कोई क्वेश्चन तो नहीं है फिर? पीपीटी विजिबल है? ठीक है। दो नए स्टूडेंट हैं तो मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ सेकंड मॉड्यूल का। यार कौन है यार? ये सारे स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट पहले ज्वाइन कर लिया करो, है ना, क्योंकि मेरे को बार बार पीपीटी से स्विच करने में दिक्कत होती है। मतलब क्लास से 1-2 मिनट पहले ज्वाइन करने की कोशिश किया करो। तो मॉड्यूल 2 हमने जस्ट स्टार्ट ही किया था, ज़्यादा आगे हम बढ़े नहीं थे। और इससे पहले बस एक ही मॉड्यूल हमने ख़त्म किया है, वेक्टर्स। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, वेक्टर्स आधा तुम ऑलरेडी 11th-12th क्लास में पढ़ चुके हो, तो उसके लेक्चर्स देखोगे तो समझ आ जाएगा। इवन सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑल्सो, दिस मॉड्यूल ऑल्सो half, almost 50 to 60% you already studied in your 11th-12th class, so it's very easy. So first we have discussed what are oscillations. To and fro motion around a fixed point are called oscillations. Then we discussed that mechanical oscillations are vibrations. Then what is SHM? Uh, the motion in which acceleration is directly proportional to the displacement is called simple harmonic motion. Then we discussed few examples of SHM. Swings, जो हम झूला झूलते हैं हम लोग, जो झूला झूलते हैं हम लोग, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ SHM. फिर सिंपल पेंडुलम, ये एक्सपेरिमेंट तुम लोगों ने अपने स्कूल में भी किया होगा, 11th क्लास में आई थिंक था। एक सेकेंड, फिर से कोई ज्वाइन कर रहा है। देन हियरिंग प्रोसेस जो हमारी होती है, ये भी SHM के थ्रू होती है। देन वी हैव डिस्कस्ड कंडीशंस फॉर SHM। 3 कंडीशन होती हैं। सिस्टम पे रिस्टोरिंग फोर्स होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो SHM नहीं होगा, इट विल नॉट कम बैक टू इट्स मेन पोजीशन। सिस्टम पे इनर्शिया होनी ज़रूरी है। तीसरा था फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, नहीं तो एक स्टेज पे आके हमारे जो मोशन होते हैं डैम्ड हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ये कंडीशन थी। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे नेगेटिव डिनोट करता है दैट इट इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ए को हम x डबल डॉट भी लिख सकते हैं। फिर हमने ये किया था रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू -kx,
और न्यूटन लॉ के हिसाब से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होना चाहिए. If we equate these two equation, we will get mass into acceleration is equal to minus kx. So mx double dot is equal to minus kx. तो यहाँ से आ जाएगा x double dot is equal to minus k by mx. यहाँ पे k by m एक कांस्टेंट है जिसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम विदाउट डैम्पिंग, जिसको आगे हमने ओमेगा नॉट भी कंसीडर किया था. और यहाँ से देख सकते हो तुम x डबल डॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. इसको एक डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा a cos ओमेगा t प्लस फाइव, और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा इज इक्वल टू रूट k बाय m. लेटर वी हैव यूज दिस एज अ ओमेगा नॉट. इफ यू कैलकुलेट वेलोसिटी थ्रू दिस इक्वेशन, then you can take first derivative of this. It will come out to be minus a omega sin omega t plus phi. And if you want to get acceleration, then do the second derivative of this. You will get a is equal to minus a omega square sin omega t plus phi. और फिर हमने डिस्कस किया था ऑल SHM आर पीरियडिक, बट सारे पीरियडिक मोशन SHM नहीं होते हैं. इसके एग्जाम्पल तुम लोगों को ईजिली मिल जाएंगे. इसमें डिफरेंस ये था, इन द पीरियडिक मोशन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे और मे नॉट बी इन द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स. पीरियडिक मोशन में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो रिस्टोरिंग मतलब डायरेक्शन में हो या ना हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता. पीरियडिक मोशन ऑसिलेटरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. पीरियडिक मोशन के एग्जाम्पल थे जो हमारी वॉच होती है उसके हैंड्स और कार के व्हील्स. फिर हमने फ्री वाइब्रेशन के बारे में डिस्कस किया था. द वाइब्रेशन विदाउट द एक्सटर्नल फोर्स, हमने कोई सिस्टम लिया, उसको वाइब्रेट कराना स्टार्ट किया और एक्सटर्नल फोर्स सारी हटा दी, तो वो कंटिन्यू वाइब्रेट करता रहेगा जब तक एक्सटर्नल से उसे कोई रोकेगा नहीं. तो इस तरह के वाइब्रेशन को हम फ्री वाइब्रेशन कहते हैं. और इनका जो टाइम पीरियड होता है उसको नेचुरल पीरियड या टाइम पीरियड कह सकते हो, और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रिक्वेंसी होता है. Then we have discussed about the damped vibration because there is always a friction. कहीं पे भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई opposing force ना हो, चाहे तुम पानी में हो, चाहे तुम एयर में हो, चाहे कहीं भी हो. तो अगर तुमने सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट भी किया तो एयर फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करती है और एक स्टेज के बाद उसके ऑसिलेशन रुक जाते हैं. वो होता है उस तरीके के मोशन, ऑसिलेशन को कहते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन. और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से उसका एम्पलीट्यूड लगातार घटता रहता है, जो इस फिगर में दिखाया गया है. एक स्टेज पे आके जीरो हो जाएगा. ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है जो हमेशा चलती रहेगी. फोर्स्ड वाइब्रेशन, जिसमें हम वाइब्रेशन को कंटिन्यू रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं. जैसे सिंपल पेंडुलम है, उसका जब ऑसिलेशन स्टॉप होने लग गए, मान लो तुमने हाथ से उसको फिर से पुश किया, तो तुमने बाहर से उस पर फोर्स लगाई थोड़ी सी, जिसको फोर्स्ड वाइब्रेशन कहते हैं. रेजोनेंस क्या होता है ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे ही करेंगे. सो ये बेसिक सबको समझ आया. आई थिंक यू ऑलरेडी स्टडीड दिस इन 11th-12th क्लास. न्यू स्टूडेंट से मैं स्पेशली पूछ रहा हूँ क्योंकि बाकियों को तो मैं ये ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूँ. आदर्श और रितम, है ना? हाँ, ये वही बेसिक चीज़ें हैं. इवन डेरिवेशंस भी काफ़ी हद तक वही हैं, कुछ चीज़ें वही हैं, कुछ चीज़ें अलग हैं. ठीक है ना? तो अब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं. सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन. तो अभी मैंने बताया कि हमेशा कोई भी चीज़ ऑसिलेट कर रही है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स हमेशा लगेगी. चाहे वो एयर में होगा तो एयर फ्रिक्शन, वाटर में होगा तो वाटर फ्रिक्शन. वाटर फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, कोई बताएगा मेरे को? फ्लूइड फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? कैन एनीवन टेल मी व्हाट वी कॉल द फ्लूइड फ्रिक्शन? हाँ, विस्कस. बिल्कुल सही. एक ही बच्चे ने आंसर दिया यार, बाकियों को नहीं पता क्या? तो कोई नहीं, चलो. तो अब आ जाते हैं इसके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पे. यहाँ से एंड तक नोट सारे हैंड रिटन है, तो किसी को कुछ समझ ना आए, कोई दिक्कत आए तो बोल देना बीच में, ठीक है? सो ये इक्वेशन मैंने वैसे कल बता दी थी. मास इन लेफ्ट हैंड साइड इज मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं x डबल डॉट और d स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर. सो दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन. क्योंकि ये डैम्प्ड वाइब्रेशन है, सो वी मस्ट हैव 2 फोर्सेस. एक होगी जो हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स होती है, विच इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, माइनस के एक्स, वो ये वाली है, माइनस एस एक्स. और एक टर्म और ऐड हो जाएगी जो होगी हमारी रिटार्डिंग फोर्स,
हाँ डैम्प्ड फोर्स जो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है तो हो जाएगी माइनस आर एम डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पे आर एम कॉन्स्टेंट है जो रिटार्डिंग फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी, एस भी एक कॉन्स्टेंट है जिसको कह सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। इसका रेसिप्रोकल होगा सी एम जो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट फोर्स है, और इसको कंप्लियंस भी कहते हैं। इसका एज सच कोई यूज नहीं है, कांस्टेंट है ये भी, ठीक है ना। सो ये हमारी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर मींस इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है उसका सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव ये सेकंड पावर आ रही है। सो इसको अब हम इस फॉर्म में देखो, एक्स डॉट हो गया डी एक्स बाई डी टी, एक्स डबल डॉट डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और ये हमने पुट किया था आर एम बाई एम को हमने 2a पुट किया, एस बाई एम को हमने ओमेगा नॉट स्क्वायर पुट किया। तो इस इक्वेशन को अगर तुम ओवरऑल m से डिवाइड कर दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी फर्स्ट टर्म आ जाएगी आर एम बाई एम डी एक्स बाई डी टी, ये आ जाएगी एक्स बाई एम, और अगर इनको अपोजिट साइड ले जाओगे तो प्लस हो जाएंगे, तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। सो इक्वेशन 1 विल रिड्यूस टू दिस इक्वेशन। सो दिस इज ऑल्सो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हमें सॉल्व करना है और हम अपना आंसर ले सकते हैं x का। तो किसी को इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आई, कौन सी टर्म कैसे आई, इसमें कोई दिक्कत हो तो फिर से पूछ लो। एनी स्टूडेंट, किसी को भी कोई दिक्कत है इसमें तो? माई वॉइस इज हेलो, अच्छा आवाज सही नहीं आ रही है? सबको नहीं आ रही है या किसी को नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है। हाँ तो जितेंद्र शायद तुम्हारी तरफ से कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, मतलब बाकियों को तो आ रही है क्यों? अच्छा तनिष्क पूछ रहा था, ओके। अच्छा तनिष्क के अलावा और सबको आवाज क्लियर आ रही है? हाँ तो तनिष्क की तरफ से शायद कुछ नेटवर्क एरर होगा, कोई नहीं। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? न्यू स्टूडेंट्स आदर्श एंड रितम, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आई, इसकी सारी टर्म्स समझ आ गई? कौन सी टर्म क्या है, कैसे क्या रिप्रेजेंट कर रही है? आ गई? रितम तुम्हें आ गई? अच्छा मैं इंग्लिश में भी बोल दूंगा क्योंकि कुछ लोग हैं इंग्लिश आती नहीं है, इसलिए मैं हिंदी यूज करता हूँ बीच बीच में। तो अब मेरे को बंगाली नहीं आती है लेकिन हाँ हाँ ठीक है मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बता दूंगा। सो दिस लेफ्ट हैंड साइड डिनोट द फोर्स टर्म मास इनटू एक्सेलरेशन, and since we are dealing in Newton law, so right hand side should have two terms. First this term is for simple harmonic motion force, which is directly proportional to the negative of displacement, which I already discussed few slides ago. And this extra term, this is for damped force, and damped force is directly proportional to velocity, so there is one term dx by dt. Dx by dt is velocity, and this Rm is constant. This is retarding force per unit velocity. This S is also a constant. We also used to call it a spring constant. Spring के केस में spring constant बोलते हैं, यहाँ पे simple constant बोल सकते हो, which is restoring force per unit displacement. So if we take these two terms on the left hand side, then this negative will go on, these are positive, and then we can divide it by m. So after doing this, we will get this equation 1. This is the second order differential equation for damped harmonic motion. Now got it? Now what we will doing is we will replace this Rm by m with 2a and this S by m with omega naught square. So this equation reduced to this one x double dot plus 2a x dot plus omega naught square x is equal to 0. Here omega naught is root S by m, which is the angular frequency in the absence of damping. If there is no damping, the angular frequency is root k by m or root S by m. So
this is angular frequency in the absence of damping, that is if there is no damping force. And why we have taken the omega naught, because now we will get another frequency which we call omega. जिनको इंग्लिश नहीं समझ आती उन ये ओमेगा नॉट हमने इसलिए लिया है क्योंकि, क्या कह रहे हो? हाँ, कौन बोला? अरे अच्छा, ओके ओके। हाँ अरे कहाँ पे समझ नहीं आया बताओ, कौन सी क्वेश्चन पे? ये क्वेश्चन समझ आई, कैसे आई? ठीक है, यहां तक ठीक है ना? अब हमने कुछ भी नहीं किए, आर एम बाई एम को 2a पुट किया और s बाय एम को ओमेगा नॉट स्क्वायर पुट किया। देखो सेम इक्वेशन है, यही इक्वेशन है बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे भी, ये देखो। हाँ तुम्हारी आवाज बहुत धीरे आ रही है, और थोड़ा सा जोर से बोलोगे? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ जनरली देखो, ये हम कांस्टेंट जो मानते हैं, देखो यहाँ एम भी कांस्टेंट है, आर एम भी कांस्टेंट है, तो ये तो फिक्स है, इन दोनों का रेशो एक कांस्टेंट होगा, तो वो कांस्टेंट हम कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी, मतलब जो तुम्हारा मन हो। पर यहाँ पे 2a लेने का रीजन ये है कि अगर हम इसको 2a लेंगे तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक इस फॉर्म में आएगी कि जिसका सॉल्यूशन हमें डायरेक्ट पता होगा, समझे? तो ये कांस्टेंट हम इस तरीके से लेते हैं कि व्हेन वी आर सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन इट विल बी इजी। ऐसा नहीं है कि ए बी सी लेने से सॉल्व नहीं होगी, पर कहीं ना कहीं एक फैक्टर ऊपर नीचे हो जाता है, समझिए? तो हम एस जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करने की कोशिश करते हैं अपने सॉल्यूशन को, क्योंकि ये तो हम एजम्पशन ले रहे हैं ना, हम कुछ भी ले लें, हाउ डज इट मैटर? जैसे कल शायद एक दो बच्चों ने और पूछा था कि इसको सिर्फ कोई नंबर भी तो ले सकते हैं। अगर हम इसको कोई एक पर्टिकुलर नंबर ले लेते हैं 1 2 3, तो वो एक स्पेसिफिक केस हो जाएगा, जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन हम जो डेरिवेशन करना चाहते हैं वो एक जनरल डेरिवेशन होनी चाहिए कि आर एम बाई एम का रेशो कुछ भी हो, वट एवर इज द रेशो ऑफ आर एम बाई एम, दैट इक्वेशन विच वी आर ड्राइविंग शुड बी वैलिड इन एवरी केस। अगर हम वो चाहते हैं तो वी शुड हैव टेकन दिस एज सम जनरल कांस्टेंट, इसलिए हम यहाँ पे 2a लेते हैं, सिंपल कोई 2 3 4 नंबर नहीं लेते, ठीक है? ठीक है रित? हाँ, सो सिंपल ये वही इक्वेशन है। अब इसका सॉल्यूशन हमें करना है, सो ट्रायल सॉल्यूशन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी एज्यूम ट्रायल सॉल्यूशन टू बी x इज इक्वल टू e की पावर माइनस AT ft। यहाँ पे ये दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विच इज शोइंग डैम्पिंग, एंड दिस इज ft which is the periodic function, and this we have to calculate. Now we can take, because in the differential equation we need first derivative and second derivative, so we can take the first derivative of this and second derivative of this, so you will get this. Ankita ने कल चेक भी किया था, these both first derivative and second derivative are right, so I will request all other student also, क्लास के बाद तुम लोग एक चेक कर सकते हो, ऐसा एज्यूम करके कभी मत चलना मैंने कुछ लिखा है तो ठीक होगा। कई बार मैथमेटिक्स है, मेरे से भी करते टाइम एक दो टर्म्स की गड़बड़ हो सकती है, तो जो भी क्वेश्चन मैं लिखता हूँ नोट्स में उसको अपने आप से करके एक बार वेरीफाई कर लिया करो, इफ़ यू आर गेटिंग सेम और नॉट, ठीक है? सो किसी और ने किया था कल क्लास के बाद वेरीफाई वेदर दिस फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव आर करेक्ट और नॉट? नहीं किया? चल कोई नहीं, आज क्लास के बाद एक बार चेक करना, ऑल ऑफ यू प्लीज चेक दिस डेरिवेटिव आर करेक्ट और नॉट। मतलब अंकिता ने कल बोला था कि ठीक आ रहा है, तो नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी गॉट फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव, नाउ वी कैन पुट दिस इन दिस आवर डिफरेंशियल इक्वेशन, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वी विल गेट दिस टर्म will cancel out and these both terms are same, so we can subtract this from this, so final differential equation which we will get is d square f by dt square plus omega naught square minus a square f is equal to 0. So now from differential equation of x we reaches to the differential equation of f.
स्टार्ट हमने x की डिफरेंशियल इक्वेशन से किया था, अब हम f की डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो हमने सॉल्यूशन एज्यूम किया था इसमें e की पावर माइनस at तो ऑलरेडी है, हमें चाहिए क्या था ft, तो हमें सॉल्यूशन ft का चाहिए असलियत में, तो इसलिए अब देखो हम f की डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ चुके हैं। तो नाउ इफ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन वी विल गेट f, और देन वी कैन पुट द f इन दिस इक्वेशन एंड वी विल गेट द फुल सॉल्यूशन x। यहां तक समझ आया सबको या कोई दिक्कत है? आदर्श, अरित, अमित और कौन कौन है क्लास में, तनिष्क, सबको समझ आया इसमें कोई दिक्कत यहां तक के पॉइंट पे? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूँ ना? रिस्पॉन्स दे दिया करो, नहीं तो मुझे लगता है कि नेटवर्क चला गया है किसी ना किसी का या मेरा, ठीक है ना? ऑनलाइन क्लास में दिक्कत होती है थोड़ी सी, पता नहीं चलता कब नेटवर्क चला गया। तो so now we get this differential equation from x to f. अब there are three cases possible. One case is omega naught is equal to a, second omega naught greater than omega a, third omega naught is less than omega a. So we will discuss all three cases one by one. So first case, a is greater than omega naught, this will be large damping. Second, a is equal to omega naught, third is a is less than omega naught. Large damping means, what is the meaning of large damping is, देखो a is greater than omega naught, a omega naught से काफ़ी बड़ा है, तो अगर तुम जो हमने सॉल्यूशन एज्यूम किया था उस पर जाते हैं, ये देखो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बता सकता है कोई मेरे को कैसा होता है? व्हाट इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन? किसी को पता है? किसी ने आज तक एक्सपोनेंशियल का ग्राफ देखा है? कैसा होता है? भागते जाता है, और अगर नेगेटिव ले तो जैसे यहाँ, हाँ, तो वो नीचे की तरफ आएगा और डिके, मतलब ये देखो जो कैमरे में देख पा रहे हो, तो ये अगर एक्स वाई एक्सिस है इस तरीके से आता है और ऐसे धीरे 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 एक स्टेज पे आके जीरो हो जाता है। तो कितनी देर में या कितनी जल्दी जीरो होगा ये क्या कह रहे हो? टेंडिंग टू जीरो, एग्जैक्टली जीरो तो वो तब होगा जब देखो वही मैं बता रहा हूँ, अब वो कितनी जल्दी अपनी कांस्टेंट वैल्यू या नीचे की तरफ आएगा, इट डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर ए एंड टी, समझ रहे हो? इफ ए इज वेरी लार्ज, अगर ए बहुत ज्यादा लार्ज होगा तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जल्दी डिके कर जाएगा, इसलिए हम ए इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट का जो केस है दैट इज अ लार्ज डैम्पिंग, ए इज इक्वल टू ओमेगा नॉट क्रिटिकल डैम्पिंग, और ए लेस देन ओमेगा नॉट लो डैम्पिंग। सो फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं पहले, a is greater than omega naught, and a is, what is a? We assumed it to be Rm by 2m, and omega naught is root s by m. So Rm by 2m is greater than root s by m. We can take this term to the opposite side, और इसको जब स्क्वायर रूट के अंदर ले जाओगे तो हो जाएगा 4m स्क्वायर, ऊपर नीचे m कट जाएगा, देन Rm is greater than root 4sm. इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। हाँ, अच्छा, सो फर्स्ट केस इज लार्ज डैम्पिंग. लार्ज डैम्पिंग मीन्स ए इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट and a is Rm by 2m, omega naught is root s by m. So Rm by 2m is greater than root s by m. Now what we will do is, इस 2m को हम अपोजिट साइड ले जाएंगे, और जब ये स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा, कोई भी चीज़ जब स्क्वायर रूट से बाहर आती है तो उसका रूट हो जाता है, अंदर जाती है तो स्क्वायर हो जाता है. सो ये अंदर जाके 4m स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर नीचे m कट जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट 4sm. ये एक बार करके देखो सारे, फर्स्ट से सेकंड स्टेप पे आ पा रहे हो कि नहीं आ पा रहे हो. वेरी इजी, इट विल टेक 20-30 सेकेंड. कॉपी पेन है ना सब पे? हाँ, एक बार जस्ट चेक दिस वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट. Rm is greater than 4 root 4sm.
ये आ रहा है ना? ओके, अदर स्टूडेंट्स सेम आ रहा है ना? ठीक है, सो नाउ वी विल गेट दिस। सो जो हमारी इक्वेशन है दिस वन, इसके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं इस केस में। देखो a इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट का मतलब है दिस टर्म, मतलब ये टर्म नेगेटिव होगी तो बीच में माइनस आ जाएगा अगर हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे। सो दिस काइंड ऑफ इक्वेशन इज दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन, एक्सपोनेंशियल रूट ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ टी। डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा है तुम लोगों ने ये मैथ्स की क्लास में कि हाउ विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर देखो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर एफ बाई डी टी स्क्वायर माइनस सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ एफ। सो इसका सॉल्यूशन हम एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस कांस्टेंट इंटू टी लेते हैं, या फिर एक्सपोनेंशियल की पावर प्लस कांस्टेंट इंटू टी लेते हैं। दो सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो यहाँ पे दो आ जाएंगे। अब यहाँ पे कांस्टेंट तो है ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, सो ये सॉल्यूशन दो तरीके के हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल पावर रूट ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी और एक्सपोनेंशियल पावर माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ टी। सिंस टू सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, हम इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे जो फाइनल सॉल्यूशन होगा। सो लीनियर कॉम्बिनेशन मीन्स a टाइम्स ऑफ वन सॉल्यूशन प्लस b टाइम्स ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो एक बार। पावर तब होता है जब यहाँ पे स्मॉल e लिखोगे, अगर हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बता देंगे। देखो e पावर में वो तब लिखते हैं व्हेन वी हैव स्मॉल e। दिस एक्सपोनेंशियल मींस वी कैन राइट इट डायरेक्टली इन द ब्रैकेट। दिस डिनोट द एक्सपोनेंशियल डिनोट e रेज टू पावर दिस ब्रैकेट टर्म, ठीक है। और देखो तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंस a इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, सो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी। सो हम इसको उल्टा लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट ए स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, एंड यहाँ पे माइनस आ जाएगा बीच में। सो इस तरीके की इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, सब पे कॉपी पेन है, एक बार जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो। लिखो डी स्क्वायर एफ बाई डी टी स्क्वायर लिखा, माइनस कोई कांस्टेंट ले लो, मान लो तुमने c ले लिया, माइनस c टाइम्स ऑफ f इज इक्वल टू 0। लिख लिया, डी स्क्वायर एफ बाई डी टी स्क्वायर माइनस c टाइम्स ऑफ f इज इक्वल टू 0। लिख लिया सबने? ठीक है। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, ठीक है, f में। अब इसका जो सॉल्यूशन होता है ना वो लिखो, इसका सॉल्यूशन होगा f इज इक्वल टू e एक्सपोनेंशियल e रेज टू पावर रूट सी एफ और e रेज टू पावर माइनस रूट सी एफ। लिखो लिख लिया? सो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन इस तरीके का होता है, ठीक है। अब उस इक्वेशन को जो मैंने तुमको अभी बोल के लिखवाई है, कंपेयर दैट विद दिस इक्वेशन 3। सिंस a इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, तो दिस माइनस विल गो देयर। सो बेसिकली दिस इक्वेशन इज डायरेक्टली रिलेट टू दैट इक्वेशन, इज नॉट इट? ये दोनों इक्वेशन सेम हुई कि नहीं हुई? हो गई ना? सो यहां पे c क्या है? c इज a स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो वी कैन रिप्लेस दैट। हाँ so, क्या कह रहे हो? हाँ, a स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, क्योंकि इट विल बी अब a इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस सॉल्यूशन।
एफ इज इक्वल टू ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट रूट ए स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टाइम्स ऑफ टी और एक्सपोनेंशियल पावर माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टाइम्स ऑफ टी. And the final solution will be linear combination of these two. Linear combination means some constant into first plus some constant into second. So this will be the final solution. X is equal to e की पावर माइनस, अब हम फाइनल x लिख रहे हैं, दिस वन, दिस e की पावर माइनस ए टी, तो हम पे पहले से था एफ टी लिखना है, तो एफ टी क्या होगा, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन. सो a टाइम्स ऑफ फर्स्ट प्लस बी टाइम्स ऑफ सेकेंड, देखो a टाइम्स ऑफ e रूट ए स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टाइम्स ऑफ t प्लस b रूट के अंदर माइनस ए स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टाइम्स ऑफ t. सो ये हमारा x का सॉल्यूशन आ गया. दिस सॉल्यूशन इज क्लियर. दिस टू सॉल्यूशंस, ये हाँ ये सॉल्यूशन समझ आ गए. अब देखो एफ ऑफ टी लिखो, सब फिर से कॉपी पे लिखो सब. एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ फर्स्ट ये दिस वन प्लस बी टाइम्स ऑफ दिस सेकेंड टर्म. ये हो गया तुम्हारा एफ ऑफ टी. लिखा. अब इसको इसमें पुट कर दो जो हमने स्टार्ट सॉल्यूशन किया था. x इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए टी इंटू एफ टी, इसमें पुट कर दो. और चेक करो ये आएगा, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा जो मैंने यहां पे लिखा है. ये आ रहा है ना. बाकी स्टूडेंट्स का आ रहा है, अंकिता, आदर्श, अरित, सुरित, अमित. माफिजुर, जितेंद्र. हाँ ये देखो, अच्छा ये लो दिस वन. ये इसमें जस्ट एफ टी का जो हमने सॉल्यूशन निकाला है वो पुट कर दो. आ रहा है. मेरी आवाज़ बीच बीच में जा रही है क्या, क्योंकि आज रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तुम लोगों का. जनरली आता है तुम लोगों का रिस्पॉन्स. ठीक है, ओके. सो अब समझ आ गया हाउ वी आर गेटिंग दिस सॉल्यूशन. ठीक है ना. अब देखो इन दिस फर्स्ट टर्म दिस इज माइनस 80. सो ड्यू टू दिस टर्म x इज डिक्रीजिंग विद और डिसीज विद टाइम, और एक स्टेज पे आके मोशन स्टॉप हो जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू पे आके रुक जाएगी. तो इस तरीके के मोशन को हम कहते हैं एपीरियडिक मोशन, ओवरडैम्प्ड मोशन या डेड बीट, कुछ भी बोल सकते हैं. इट इज ड्यू टू दिस टर्म, दिस इज डैम्पिंग टर्म. ये तीनों केस में आनी चाहिए वैसे. तो इस सॉल्यूशन में किसी को कोई दिक्कत. एंड व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज एपीरियडिक और ओवरडैम्प्ड और डेड बीट. क्यों इसको हम एपीरियडिक, ओवरडैम्प्ड या डेड बीट सॉल्यूशन कह रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल टर्म जो है ये नेगेटिव में है, और इसकी वजह से जो मोशन है वो हमारा वैल्यू एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता रहेगा और एक स्टेज पे आके मोशन स्टॉप हो जाएंगे, सीज हो जाएंगे. इसलिए इसको हम एपीरियडिक, ओवरडैम्प्ड या डेड बीट कह रहे हैं. समझ आया सारे बच्चों को? हाँ ये तीनों सेम है. हाँ हाँ बिल्कुल. नहीं ऐसा जरूरी नहीं है. डैम्ड होगा तो पीरियडिक भी हो सकता है. पीरियडिक डैम्पिंग भी होती है ना, मतलब सिर्फ एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा पर उन दो मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का टाइम पीरियड सेम होगा, है ना. वो केस भी होता है. ठीक है ना. हाँ
बिल्कुल बिल्कुल। अदर स्टूडेंट्स? अरित, आदर्श, समझ आया अरित? ओके। अंकिता? ओके। सुरहित? हाँ, रेस्पॉन्स दो यार। मतलब मैं कह रहा मेरे को बीच बीच में ऐसा लगता है कि या तो किसी का नेट चला गया, मेरा चला गया, जब सामने से आवाज़ नहीं आती तो ऑनलाइन क्लास में फिर ऐसा लगता है मैं खुद ही को पढ़ाए जा रहा हूँ। तो इसलिए सामने से रेस्पॉन्स देते रहा करो बीच बीच में। तो देखो, नाउ वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ एक्स, सो वी कैन फाइंड आउट ए एंड बी। अगर हम ए और बी निकाल लें जो कांस्टेंट है तो हम पे पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। सो ए और बी कैसे निकाल सकते हैं? कैन एनीवन टेल मी हाउ वी कैन कैलकुलेट ए एंड बी? आइडिया नहीं है? इनिशियल कंडीशन से निकाल सकते हैं। अगर तुम लोगों को ये दिया गया है कि व्हेन t इज इक्वल टू जीरो एट दैट टाइम व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड व्हेन t इज इक्वल टू जीरो व्हाट इज द वेलोसिटी, अगर तुमको ये दे दिया जाए तो क्योंकि दो कांस्टेंट है हम लोगों को दो इक्वेशन चाहिए। देयर आर टू कांस्टेंट, वी नीड टू इक्वेशन। सो इफ टू इनिशियल कंडीशन आर गिवन देन वी कैन इजिली कैलकुलेट a एंड b। सो दैट्स व्हाट वी विल डू। अगर अभी हम फर्स्ट क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। व्हेन वी टेक दिस e की पावर माइनस 80 इनसाइड, देन दिस फर्स्ट टर्म विल बी माइनस a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, एंड सेकंड टर्म विल बी माइनस a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। वी विल पुट दिस एज अ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। So we can write our solution as x is equal to a e is to power lambda 1t plus b e is to power lambda 2t. Now I can take its first derivative which is velocity. फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो ये आ जाएगा लैम्डा 1 a e की पावर लैम्डा 1t प्लस लैम्डा 2 b e की पावर लैम्डा 2t. In any problem in these 3-4 steps? ये सारे स्टेप्स, क्योंकि ये मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज फुली मैथमेटिक्स। इसमें फिजिक्स तो बस लॉजिक है, बाकी सारा मैथमेटिक्स है। सो क्लास के बाद खुद से एक एक स्टेप करके देखना, क्योंकि ये पेपर में भी आएंगे डेरिवेशन। और एक एक स्टेप खुद से करके नहीं देखोगे तो तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कि कौन से स्टेप में कैसे क्या है। ये लैम्डा 1 कैसे आया, या ये एज्यूम किया तो मैंने ये कैसे लिखा। Do all steps by yourself after class, one by one, whenever you get time. तब तुम्हें समझ आ जाएंगे सारे स्टेप वन बाय वन कैसे आ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि जहां भी फिजिक्स में मैथ्स होती हो तुम्हें करके देखनी जरूरी है, नहीं तो नहीं समझ आएगा। एक खुद से उसका फील लेने के लिए तुम्हें उसे खुद से करके देखना पड़ेगा हाथ से। इसे याद करके लिखने की कोशिश मत करना कि सर के नोट्स में से हम याद कर लेंगे और सीधा पेपर में लिख देंगे। तुम भूल जाओगे, कोई लिख ही नहीं पाओगे, 1 से 2 स्टेप से ऊपर नहीं बढ़ पाओगे जब तक खुद से करके नहीं देखोगे। सो इनिशियल कंडीशन, लेट इट बी x नॉट एंड v नॉट। x नॉट एंड v नॉट आर द initial values of displacement and velocity. Initial value means when we start the motion. Usually we start the motion at t is equal to 0. So when t is equal to 0, displacement is x naught and velocity is v naught. So we can put this in these two equations one by one. एक एक करके इन इक्वेशन में पुट करेंगे। देखो, अगर फर्स्ट इक्वेशन में तुम t 0 कर दोगे तो ये राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, कोई बता सकता है मेरे को? If we put t is equal to 0 in first equation, what will be the right hand side? A plus b, exactly. All other students, are you able to understand how it is a plus b? सबको समझ आ रहा है कैसे a plus b आएगा, है ना? t 0 करोगे तो ये टर्म तो 1 हो जाएगी ना, e की पावर लैम्डा 1। सो ये हो जाएगा a प्लस बी। सो फर्स्ट इक्वेशन इज a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स नॉट, दिस वन, a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स नॉट। नाउ वी विल पुट t इक्वल टू 0 इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, कोई बता सकता है? व्हाट विल बी द सेकेंड इक्वेशन आफ्टर पुटिंग द इनिशियल कंडीशन t इज इक्वल टू 0?
इज इक्वल टू वी नॉट, है ना. सो दिस विल बी द सेकेंड इक्वेशन, लैम्डा 1a प्लस लैम्डा 2b इज इक्वल टू वी नॉट. नाउ वी हैव टू इक्वेशंस एंड टू अननोन कांस्टेंट. ये तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा. वी कैन सॉल्व दीज टू इक्वेशंस बाय आइदर एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और कोई सा भी मेथड जो तुम्हारा मन हो. अभी सॉल्व करके देखो और मेरे को बताओ ए और बी की वैल्यू जो मैंने निकाली है क्या ये ठीक है कि नहीं है. यूज एनी मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और भी कोई तुम्हें जो आता हो. Just use that method and calculate the values of A and B and let me know whatever I have written, these two values are correct or not. If there is any mistake, let me know. क्योंकि इससे ही अगला स्टेप जुड़ा हुआ है. सही है. अदर स्टूडेंट, बाकी लोग चेक कर रहे हो? हाँ करो. सही है ना. अदर स्टूडेंट्स, अंकिता, आदर्श, तुम लोग आ रहे हैं बेटा? आ रहे हैं ना. अर्हित, सबका आ रहा है ना. ए एंड बी मीन्स दिस मैंने जो निकाला है वैल्यू ठीक है ना. ओके तो प्रोसीड करें आगे. ओके सो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस जो था लार्ज डैम्पिंग व्हेन ए इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट. तो अब हम सेकंड केस पे आते हैं व्हेन ए इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, दैट इज अ क्रिटिकल डैम्पिंग केस. सो क्रिटिकल डैम्पिंग ए इज इक्वल टू ओमेगा नॉट मीन्स आर एम इज इक्वल टू रूट 4 SM. अब देखो इस केस में क्या होगा, वापस अपनी इक्वेशन पे जाते हैं. ओमेगा नॉट और ए इक्वल है तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी. ये क्लियर है सबको? सॉरी, अच्छा ओके. मैं कह रहा हूँ ओमेगा नॉट और ए इक्वल है तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी. ये वाली जो टर्म है सेकेंड टर्म है ना. वी हैव ओनली डी स्क्वायर एफ बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. सिर्फ ये रह जाएगा. ये देखो सिर्फ दिस वन, डी स्क्वायर एफ बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. और फिर इसको देन वी विल सॉल्व इट. दिस इज द सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन. सो इसका सॉल्व 2 बार इंटीग्रेशन होगा. पहली बार कांस्टेंट आएगा, दूसरी बार. सो वी विल गेट दिस एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स ऑफ टी. डी स्क्वायर एफ बाई डी टी स्क्वायर से ए प्लस बी टी पे कैसे आए, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? बोलो. क्या कह रहे हो? फॉलो. ओके मैं कह रहा हूँ डी स्क्वायर एफ बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. ये समझ आ गया ना, बिकॉज ए इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, सेकेंड टर्म जीरो हो जाएगी तो डी स्क्वायर एफ बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा. अब इसको जब हमें एफ निकालना है, वी नीड टू कैलकुलेट एफ. इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव है तो 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आ जाएंगे हम, एफ इज इक्वल टू ए प्लस पी टी.
ये पूछ रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ पे कैसे है, किसी को कोई दिक्कत है? जोर से बोलो, किसी ने कुछ बोला सुनाई नहीं दिया। हाँ बिल्कुल, देखो चलो दिक्कत है तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, एज इट इज कॉपी में लिखते रहना, ठीक है। फर्स्ट बार इंटीग्रेट करोगे तो देखो जीरो है, तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा तुम्हारा कोई कांस्टेंट आ जाएगा, इंटीग्रेट हो गए सम टाइम, मान लो ए आ गया, या पहले बी लिखो, फर्स्ट इंटीग्रेशन करो इसका। अगर तीन यहाँ पे होते ना, मान लो यहाँ पे, हाँ मैं कह रहा हूँ इसको डी स्क्वायर एफ बाई डी टी स्क्वायर है ना, इसको फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करो, तो फर्स्ट की देखो उधर जाके जीरो हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो जीरो रह जाएगी, तो जस्ट इंटीग्रेट होके कांस्टेंट आ जाएगा, मान लो वो कांस्टेंट बी ले लिया तुमने, तो ये हो जाएगा, जब लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेट करोगे तो टू पावर है एक कम हो जाएगी, ये हो जाएगा डी एफ, और राइट हैंड साइड हो जाएगा बी। सो फर्स्ट इंटीग्रेशन के बाद आ जाएगा तुम्हारा डी एफ इज इक्वल टू बी, ये बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोलो। हाँ ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये जस्ट कांस्टेंट है, यू कैन शफल इट, एंड इवन नॉट ए बी, यू कैन टेक इट सी डी ई एफ जी, जो मनो बोलो, समझ गए। ये तो कांस्टेंट है, तुम कुछ भी ले सकते हो, बट पेपर में जैसे डेरिवेशन या कुछ आता है, जो भी कांस्टेंट लोगे वो मेंशन कर देना कि ये कांस्टेंट, मतलब अगर नोट से अलग कुछ भी लो तो वो लिख देना, ताकि मेरे को पता रहे चेक करते टाइम, इसके कोई मार्क्स नहीं कटते हैं, तुम कोई भी लो, दीज आर सिंपल नोटेशंस, बट जो नोटेशन स्टैंडर्ड है उनको मत छेड़ना, जैसे ओमेगा नॉट, दिस इज स्टैंडर्ड, दैट इट्स अ फ्रीक्वेंसी विदाउट डैम्पिंग, ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी होती है बिना डैम्पिंग के, एक स्टैंडर्ड है, मैक्सिमम बुक में तुम्हें यही मिलेगा, तो इसको तुम ओमेगा नॉट ही रहने देना, समझ गए। जहां भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, उन्हें रटने की जरूरत नहीं है। तो ये ए बी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं जो बुक फॉलो कर रहा था उसमें ए बी था, और अगर तुम्हें मैं सेम बुक दूंगा अभी, तो अगर तुम उससे फॉलो करोगे तो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं बिल्कुल सेम यूज करता हूँ, जो बुक फॉलो करता हूँ उसी की नोटेशंस, ठीक है। हाँ हाँ बोलो। मेरी हाँ है तो 11:30 तक, पर 11 दो क्लास है ना लगातार आज मेरी, दो ही है ना। रुको यार मैं एक बार वो चेक कर लेता हूँ, तुमने कन्फ्यूजन डाल दी दिमाग में टाइम टेबल चेक कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। दो ही है, दो है ना। हाँ हाँ, दो क्लास अभी मॉर्निंग में है और दो फिर लैब होंगी मेरी। हाँ यार दो शो तो कर रहा है टाइम टेबल में, 9:30 से 11:30, पर 11:30 तक तो नहीं लूंगा, चिंता मत करो, 11 तक लूंगा, फिर तुम्हें टेस्ट देना है। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ तो अब हम पे f आ गया यहाँ पे a प्लस पी टी। अब इस f को हम वापस अपने x के सॉल्यूशन में पुट कर सकते हैं, तो x का सॉल्यूशन आ जाएगा e की पावर माइनस ए टी ब्रैकेट a प्लस बी टी। अब ये सॉल्यूशन आ गया, लास्ट टाइम हमारा a प्लस बी टी की जगह ये था दिस होल टर्म, अब a प्लस बी टी आ गया। अगेन फॉर a और b निकालने के लिए हम फिर से इनिशियल कंडीशन यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज द इनिशियल कंडीशंस। सो दिस इज x, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे dx बाई डी टी, ये आएगा। चेक करके बताओ फर्स्ट डेरिवेटिव ठीक है कि गलत है, जस्ट चेक दिस dx बाई डी टी वेदर इट्स करेक्ट और नॉट, इसमें कोई गड़बड़ हो तो बोलो। ठीक है, ओके। अदर स्टूडेंट्स, आज ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे बच्चे पढ़ाई में, मतलब रेस्पॉन्स नहीं आ रहा मेरे को जो जनरली आता है क्लास में। ओके, माई वॉइस इज नॉट, आवाज़ क्लियर नहीं है क्या मेरी? ठीक है, अच्छा आदर्श आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी?
क्लियर नहीं है, पता नहीं यार, मैं ब्लूटूथ हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, इसकी वजह से तो नहीं है, क्योंकि नेट, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा नेट तो काफ़ी फास्ट नेट है, तो मेरी तरफ से प्रॉब्लम बहुत रेयरली आती है, इसलिए कल आ सकती थी क्योंकि कल मैं फ़ोन के नेट से था तो मैंने बता दिया था। आज तो मेरा नेट वर्क कर रहा है एकदम बढ़िया। हो जाता है, ऊपर ब्लूटूथ का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके कनेक्ट कर लो। अच्छा, अरे कई बार वो किसी किसी के ब्लूटूथ में प्रॉब्लम होती है तो नहीं हो पाता। विंडो पता नहीं, मैं विंडो यूज़ नहीं करता, मैं तो लिनक्स यूज़ करता हूँ। तो हाँ, तो ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया ना, हाउ वी आर गेटिंग दिस सॉल्यूशन, दिस फर्स्ट डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है सबका। ओके, सूरज तुमने निकाला ये? ठीक है, अंकिता तुम्हारा आया बेटा? ठीक है। सो अब ये हमारा क्रिटिकल डैम्पिंग का केस हो गया, फिर से हम इनिशियल कंडीशन यूज कर सकते हैं। दैट इनिशियल कंडीशन क्या आती है, टी इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट होगी और वेलोसिटी वी नॉट होगी। फिर से हम पुट कर देंगे, अगेन वी कैन पुट एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। चेक करके बताओ ए और बी की वैल्यू जो मेरी आ रही है वो ठीक है कि गलत है। जस्ट पुट द इनिशियल कंडीशंस इन दीज टू इक्वेशंस, दिस एक्स एंड डी एक्स बाई डी टी। पुट ए इज इक्वल टी इक्वल टू जीरो, x naught t equal to 0 v naught, and just check whether you are getting these two values of a and b or not. हाँ जी, चेक करने को बोला है मैंने, ए और बी का वैल्यू चेक करके बताओ जो मेरा आ रहा हो ठीक। प्रीवियस स्लाइड ये लो। तुम में से कोई अभी यूनिवर्सिटी तो नहीं पहुंचा है ना? मतलब ऐसा तो कोई नहीं है जो यूनिवर्सिटी नेट से कनेक्टेड है, ऐसा कोई है क्या? आ रहा है? नहीं हो रहा है? हाँ चलो बता देते हैं। देखो देखो फर्स्ट इक्वेशन देखो, x इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए टी ब्रैकेट में a प्लस बी टी, इसमें t इक्वल टू जीरो पुट किया। देखो t इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो बी टी वाला तो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा a ई की पावर माइनस ए टी, हाँ सॉरी a की पावर माइनस ए इज इक्वल टू एक्स नॉट आ जाएगा यहाँ से, है ना? तो ये आ गया फर्स्ट, a इज इक्वल टू एक्स नॉट। अब सेकंड में पुट करो t इक्वल टू जीरो, इसमें पुट करोगे तो ये आएगा तुम्हारा, ये टर्म चली जाएगी, ये टर्म चली जाएगी, ये हो जाएगा माइनस स्मॉल ए इंटू बिग ए प्लस बी। पर स्मॉल ए हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला था, एक्स नॉट है, तो उसको यहाँ पुट कर सकते हो, ये हो जाएगा माइनस ए एक्स नॉट प्लस बी इज इक्वल टू वी नॉट, और माइनस ए एक्स नॉट को अपोजिट साइड ले जाके हम ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा वी नॉट प्लस माइनस, और ए क्योंकि ओमेगा नॉट के इक्वल है, ये क्रिटिकल डैम्पिंग केस है ना, ए इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, तो यहाँ जो ए था उसको एंड में ओमेगा नॉट पुट कर दिया। तो बीच में दो स्टेप्स हैं जो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा है, तो तुम करके देखोगे तो एग्जैक्टली आएगा, बी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ओमेगा नॉट एक्स नॉट। अब समझ आया आदर्श? नहीं, अच्छा देखो फिर से देखो,
ये कॉपी में लिख लिया टर्म तुमने अपने, ठीक है। अब इसमें t इक्वल टू 0 पुट कर दो और मेरे को बताओ क्या आ रहा है। लेफ्ट साइड नहीं, लेफ्ट साइड में पुट नहीं कर सकते तुम, लेफ्ट साइड तो v नॉट हो गई, राइट साइड में पुट करो। हाँ लेफ्ट साइड तो v नॉट हो गई ना, वही इनिशियल कंडीशन हमने वही दी है कि t इक्वल टू 0 पे v इज इक्वल टू v नॉट होगा। राइट हैंड साइड क्या आएगी वो बताओ। माइनस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी, बिल्कुल ठीक। अब देखो इस कैपिटल ए हमने फर्स्ट इक्वेशन से एक्स नॉट निकाला था ना, उसको पुट कर दो और a इज इक्वल टू ओमेगा नॉट है, इसको भी पुट कर दो। और अब देखो b क्या आ रहा है। क्या आ रहा है अब b? आदर्श आ गया, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? वी नॉट प्लस ओमेगा नॉट एक्स नॉट। हाँ अच्छा, अब आ गया ना, अब आगे समझ कैसे आया। अभी एक बच्चे ने और पूछा, पूछो फिर से, किसने पूछा? बी कैसे आया? अभी वही तो बता रहा था स्टेप बाय स्टेप। अच्छा हाँ बोलो, ये कैसे आया दिस वन? कौन सी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है ये तो बता। वी नॉट कैसे आया ये पूछ रहे हो? ओके, वी नॉट इज गिवन, इनिशियल कंडीशंस तो गिवन होगी ना, दीज आर कॉन्स्टेंट्स एक्स नॉट और वी नॉट एट टी इक्वल टू 0। हमारे जो जब हमने मोशन स्टार्ट करी टी इक्वल टू 0 पे, तो हमारा ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे था और उसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये दो चीज इनिशियल कंडीशन होती हैं जो गिवन होंगी, तभी हम कांस्टेंट्स निकाल पाएंगे। तो दिस एक्स नॉट और वी नॉट आर बेसिकली कांस्टेंट। जनरली अगर इस पे कोई क्वेश्चन आएगा तो गिवन होगा, समझे? या फिर कुछ ऐसी कंडीशन गिवन होंगी जिससे तुम्हें खुद से निकाल सको, अगर डायरेक्टली वैल्यू नहीं दी होती। जैसे अगर तुम्हें दिया जाए ए मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इस केस में वी नॉट क्या होगा? कोई बता सकता है? अगर किसी क्वेश्चन में लिख दिया ए मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इसमें वी नॉट का क्या मतलब होगा? हैं बोलो किस? हाँ 0, क्यों? मोशन रेस्ट से स्टार्ट हुई है, यानी स्टार्ट होने से पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, रेस्ट पे था मतलब वी नॉट 0 हो गया, ठीक है ना। इसी तरह अगर तुम्हें बोला जाए ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट एट ओरिजिन, तो अब यहां पे तुम्हारा एक्स नॉट और वी नॉट कितना होगा? दोनों 0 होंगे। देखो ओरिजिन से स्टार्ट किया तो एक्स नॉट 0 हो गया, रेस्ट से स्टार्ट किया तो वी नॉट 0 हो गया। अगर यहीं पे ओरिजिन की जगह तुम्हें लिख दिया जाए एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम 3 मीटर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो जो तुम्हारा एक्स नॉट होगा 3 हो जाएगा। वी नॉट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो 0 हो जाएगा। अगर रेस्ट से स्टार्ट नहीं कर रहा है तो तुम्हें गिवन होगा एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड और वट एवर इट इज, ठीक है। सो ये अलग अलग केसेस होते हैं जो क्वेश्चंस में बनते हैं। तो देखो ये केस भी अपीरियडिक है, इस केस में भी x हमारा डिके होगा, बट इस केस में जो x होगा वो पिछले वाले केस से थोड़ा जल्दी डिके होगा, इसीलिए इसको वो ओवर डैम्प्ड है, इसको क्रिटिकली डैम्प्ड कहते हैं ना। दिस इज ऑल्सो अपीरियडिक केस बट x रिसीव्स फाइनल वैल्यू मोर क्विकली देन द केस 1। ये दोनों में बस क्या कह रहे हो? ओके, कोई पीरियडिक टर्म नहीं है ना। अब जैसे तुम थर्ड केस में आएंगे तो वहां पे पीरियडिक टर्म आ जाएगी, मतलब कुछ साइन कॉस इस टाइप का कुछ होना चाहिए ना, नहीं होगा तो कैसे पीरियडिक होगा। जनरली यही जो स्टैंडर्ड पीरियडिक फंक्शन है इनकी या तो लीनियर कॉम्बिनेशन हो या डायरेक्टली ये खुद हो,
नहीं होंगे तो जनरली एपिरेडिक ही होगा, समझे। और ये तो वैसे भी देखो, ये तो सबसे सिंपल है, इसमें हमारा सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल तो हमेशा डिके करता है। उसके बाद a प्लस बी टी, दिस a प्लस बी टी, ये तो लीनियर फंक्शन हुआ, है ना। सो इसमें पीरियडिक जैसा कुछ हो ही नहीं सकता। सेम हमारा फर्स्ट केस में था, बोथ आर एक्सपोनेंशियल, सी आउटसाइड एंड इनसाइड, है ना। सो नाउ क्लियर। सो दीज टू केसेस क्लियर टू ऑल। क्या बता दूं, ग्राफ कैसे आ रहा है ये बता दूं क्या। अच्छा अच्छा, देखो कौन सा, फर्स्ट या सेकंड या दोनों। देखो ये फर्स्ट केस का ग्राफ है, और जनरली ये मेरा रेड एरो देखते रहना। यूजुअली एक्सपोनेंशियल ग्राफ गोज दिस वे, इफ आई एम आस्किंग यू टू प्लॉट e की पावर 80, तो ऐसे जाएगा ऊपर, ऐसे जाता है ना, जैसे तुम कह रहे थे ऊपर की तरफ भागता जाता है ना। सिंस देयर इज ए नेगेटिव, अब वो उल्टा हो जाएगा ग्राफ ना, तो जो ऐसे ऊपर जाता था वो अब नीचे आएगा। At certain point it will go to some constant value either, and t, if t is infinite means t is very large, it will go to 0, but not exactly 0 because infinite तो ऐसा कुछ होता नहीं है। So ये अब दोनों डिके कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट केस में भी e की पावर माइनस 80 टर्म आ रही थी, और सेकंड केस में भी e की पावर माइनस 80 टर्म आ रही थी। बट सिंस इन सेकंड केस वी हैव दिस लीनियर पार्ट, ड्यू टू दिस इज डिकेइंग फास्टर देन द फर्स्ट केस। अब समझे। देखो पहले केस में सारे एक्सपोनेंशियल टर्म थे, इस केस में एक लीनियर टर्म आ गई a प्लस बी टी। सो इसकी वजह से जो ये वाला हमारा फंक्शन है सेकंड केस वाला x, ये थोड़ा जल्दी डिके करेगा, फास्टर देन द फर्स्ट। ये लिखा भी नहीं रहा, x रीचेस फाइनल वैल्यू मोर क्विकली देन केस 1। केस 1 ऊपर वाला है और केस 2 नीचे वाला है, तो देखो केस 2 में थोड़ा जल्दी जा रहा है ना, ये बता रहा हूं मैं बस, आप समझ गए। तो सबको ये दो केस एकदम क्लियर हो गए, लार्ज डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, तभी मैं थर्ड केस पे आऊंगा। बाकी क्लास के बाद एक एक पॉइंट खुद से हैंड से लिख के देखना। मैं बुक भेज दूंगा आज, जो बुक मैंने फॉलो करी है। कल शायद मैं बुक भेजना भूल गया था, नोट्स भेज दिए थे मैंने। पीपीटी भेज दी थी ना, ठीक है। मैं आज बुक भी भेज दूंगा, एकदम डिट्टो सारी चीज तुम्हें ऐसी की ऐसी बुक में मिलेंगी, मतलब कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है, एग्जैक्टली यही सब मिलेगा, ठीक है। और थोड़ा और बेसिक से स्टार्ट करना है अगर ये टॉपिक, तो 11th क्लास का वो वाला चैप्टर ऑसिलेशंस है ना, उस चैप्टर को एक बार आधा घंटे में गो थ्रू कर लेना। तो जो बेसिक्स होंगे इस मॉड्यूल के, वो तुम्हें वहाँ से एकदम क्लियर हो जाएंगे। और किसी को 11th की एनसीईआरटी चाहिए हो ई बुक, तो वो ग्रुप में मेरे को बता देना, वो भी मैं भेज दूंगा, वहाँ भेज दूंगा। चलो ठीक है, आज भेज दूंगा। तो वो एक बार ऑसिलेशन का चैप्टर जल्दी से गो थ्रू करोगे ना, तो तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर इसके जो बेसिक्स होंगे इस चैप्टर के, जो छोटी मोटी चीज़ें अगर नहीं कई बार क्लियर होती, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद फिर हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, माई सीबीएसई का मैंने भी वहीं से निकाली होंगी कभी ना कभी। नहीं यार है तो नहीं, पर मैं मांग सकता हूँ। क्या लिंक होता है क्या कोई, मुझे पता नहीं है ई लाइब्रेरी का। ठीक है, मैं डीन सर से या एचओडी सर से पूछ लूंगा, कुछ होगा तो मैं ले लूंगा। मतलब मुझे आइडिया नहीं था, अगर मैं आज या कल में उनसे बात करके फिर तुम्हें बता दूंगा जैसा भी होगा। मतलब मिलेगा तो मैं दे दूंगा, ठीक है ना। होता तो होगा, वैसे सही कह रहे हो, ई बुक तो काफ़ी अवेलेबल होती है, कुछ ना कुछ तो इनका होता होगा। तो ये दो केस समझ आ गए सबको। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बोलो। अभी क्या यार बड़ी लेट आए तुम, क्या एक क्लास के बाद। अच्छा कोई नहीं, तो दो केस खत्म हो गए। अब थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड और लास्ट केस है इसका, लो डैम्पिंग। लो डैम्पिंग मीन्स ए इज, अब दो केस हो चुके, ए इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट और ए इज इक्वल टू ओमेगा नॉट।
लास्ट केस हो गया हमारा a इज लेस देन ओमेगा नॉट, a इज लेस देन ओमेगा नॉट इज मीन्स rm इज लेस देन √4sm। तो अब ये हमारा SHM मोशन होगा, है ना। इन दिस केस इक्वेशन 3 बिकम्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर SHM विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब देखो, क्योंकि इस केस में वापस जाते हैं अपनी इक्वेशन पे, ये देखो यहाँ पे a ओमेगा नॉट से छोटा है तो ये टर्म पॉजिटिव रहेगी तो दूसरी साइड जाके नेगेटिव हो जाएगी। इट मींस एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आ गया। इट मींस ये केस कौन सा केस है, SHM का केस है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस है, ये है ना। अब समझे। तो और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, क्योंकि ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है हमारे पास, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी रूट के अंदर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको आगे ओमेगा मान लेंगे। इसमें कोई दिक्कत की इसको मैंने SHM क्यों बोला, कैसे बोला, है ना, क्योंकि क्या कह रहे हो, है ना, क्योंकि नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है ना। ये वाली इक्वेशन देखो, बेसिक इक्वेशन हमारी हमेशा एक ही है, इसको हम फॉलो कर रहे हैं हर तीनों केस में। तो क्योंकि ओमेगा नॉट बड़ा है यहाँ पे, सो दिस टर्म इज पॉजिटिव एंड वी कैन टेक इट टू द अनदर साइड, तो ये नेगेटिव हो जाएगी। मीन्स डी स्क्वायर एफ बाई डी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एफ, मीन्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और यही SHM होता है। तो ये SHM का केस हो गया, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इस तरीके का होता है, जनरल सॉल्यूशन। मैंने तुम लोगों से पूछा भी था, तुम लोगों ने पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन पढ़ा है कि नहीं। सो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, a cos रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी प्लस b साइन रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी। ये जनरल सॉल्यूशन है। अभी इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऐड करना पड़ेगा, तब टोटल सॉल्यूशन आएगा। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी कैन पुट a इज इक्वल टू, देखो यहाँ थोड़ा सा एक गड़बड़ मेरे से हो गया, ये a नहीं है, ये अल्फा है, ठीक है। दिस इज a, दिस इज अल्फा, और जो बुक मैं तुम्हें दूंगा उसमें उल्टा यूज किया है, इसको a किया है और दिस इज अल्फा। सो समझ जाना, मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारा मानो। सो फॉर सिंप्लीफिकेशन वी विल पुट a इज इक्वल टू अल्फा कॉस एप्साइलन एंड b इज इक्वल टू अल्फा साइन एप्साइलन। सो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा कॉस a कॉस b प्लस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। सो वी कैन राइट इट इज एफ इज इक्वल टू अल्फा कॉस रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी माइनस एप्साइलन। सो ये हमारा एफ का सॉल्यूशन आ गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत, ऑल स्टूडेंट सबको समझ आ गया कि ये सॉल्यूशन कैसे है ना। पुट करके देखना, इसमें a की जगह अल्फा कॉस एप्साइलन, b की जगह अल्फा साइन एप्साइलन, तो फिर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आ जाएगा, जिसको तुम कॉस ए माइनस बी लिख सकते हो। तो ये f आ जाएगा। यहाँ पे अल्फा होगा तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एप्साइलन निकाल सकते हो, इन दोनों को डिवाइड करोगे अगर तो एप्साइलन आ जाएगा tan इनवर्स b बाई a। आई थिंक इस तरीके के सॉल्यूशन किए होंगे तुमने। सो हाँ, वही मैं कहना चाह रहा था, किया होगा, ठीक है ना। अब इसको तुम वापस पुट कर सकते हो इस इक्वेशन में, ये स्टार्ट से जो हमारा ट्रायल सॉल्यूशन था, इसमें एफ टी अब हमारा आगे इसमें पुट कर सकते हैं। बेसिक सॉल्यूशन हर जगह वही है, जब निकाल के हम पुट करते जा रहे हैं। तो जो हमारा एफ आया एज इट इज हमने देखो इसमें पुट कर दिया, तो हमारा ये आ गया x इज इक्वल टू अल्फा ई की पावर माइनस ए टी कॉस रूट के अंदर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस स्क्वायर टी माइनस एप्सिलॉन, ये आ गया। और ये ऑसिलेटरी है, देखो लास्ट दो केट ऑसिलेटरी नहीं आ रहे थे, दिस इज ऑसिलेटरी, और इसका पीरियड है 2 पाई अपॉन रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये पीरियड मेरे को कोई बच्चा चेक करके बताना, होमवर्क है तुम लोगों का, कि ये जो मैंने पीरियड लिखा है ठीक है कि नहीं है। अगर गलत है तो इसका पीरियड कितना होगा, और अगर ठीक है तो ये कैसे आया। मतलब कोई भी इसको करके ग्रुप में भेजे अगर, या मेरे को पर्सनल बताना कि ये टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैसे आया, ठीक है। अब इसका एम्पलीट्यूड कितना है, इट्स एम्पलीट्यूड इज अल्फा ई की पावर माइनस ए टी। एंड देखो एम्पलीट्यूड अब कांस्टेंट नहीं है, एम्पलीट्यूड इज चेंजिंग विद टाइम, बट
पीरियडिक मोशन इज ऑल्सो देयर, जैसे किसी इसने स्टूडेंट ने स्टार्ट में पूछा था कि डैम्प्ड का मतलब एपीरियडिक जरूरी है क्या, तो देखो दिस इज द केस, पीरियडिक भी है डैम्पिंग भी है, तो डैम्पिंग होगी कैसे होगी, जो हम इनिशियल तुम्हें ग्राफ दिखाया था मैंने ये वाला, ये दिस फर्स्ट वन देख रहे हो, देखो पीरियडिक भी है लेकिन डैम्पिंग भी हो रही है, तो ये वाला केस है। बोलो, पीरियडिक मीन्स दो के बीच का पीरियड है ना, और जो पीरियड होगा वो ये होगा, ये पीरियड कितना आएगा वो भी यहाँ पे लिख दिया मैंने, 2π/√ω0² माइनस a स्क्वायर, ये पीरियड आएगा, समझ रहे हो। सो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है लेकिन पीरियडिक वे में हो रहा है, और एक स्टेज के बाद आके जो हमारा फंक्शन है वो डिके होके कांस्टेंट पॉइंट पे या जीरो पे चला जाएगा। ये क्लियर हो गया। और ए को हम डिके कांस्टेंट कहते हैं क्योंकि इसके बेस पे ए इज द डिके कांस्टेंट बिकॉज इट शो हाउ द आवर फंक्शन इज डिकेइंग, वी हैव ऑलरेडी सीन ऑल द थ्री केसेस, एंड इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द एक्शन ऑफ रिटार्डिंग फोर्स, जो अपोजिंग फोर्स हो किस वे में लग रही है, कितनी लग रही है, ये हमको डिनोट करता है। सो 3 केस 1 by 1 हमने डिस्कस कर लिए। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट और है जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस अल्फा, this we put na alpha and epsilon, how we can calculate this alpha and epsilon, this we will discuss in next week classes, and hopefully next week शायद लास्ट क्लासेस है ना दिवाली से पहले, so I think दिवाली तक ये मॉड्यूल शायद हमारा हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। so किसी को कोई दिक्कत हो आज की क्लास में तो पूछ लो, उसके बाद टेस्ट देना। all of you। हाँ ये दिस इज ऑल, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू ना, दिस इज ऑल मैथमेटिक्स, यू हैव टू डू इट 1 by 1 बाय योरसेल्फ। मेरी वॉइस आ रही है ना क्लियर सबको? अभी भी किसी का मैसेज आया कि वॉइस नहीं आ रही है आदर्श चौधरी का?